अन्यहासेयो, हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। चलो अब जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी के साथ हम आज का ड्रामा देखने वाले इन ब्लॉसम का एपिसोड नंबर 6। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम सांगवान जी को देखते हैं जो कि यांग कैवई के लाश को देखती है और कहती है कि तुमने अपना चेहरा मेरे चेहरे से बदल दिया और तुम मौत के गले लग गई। मुझे यकीन है कि तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा ऐसा करने के बाद, क्योंकि तुम मर गई ना, इसलिए। उसके बाद जो वो कहती है ला मुझे जाँच करने दो, और उसके शरीर की चारों तरफ जाँच करती है। वो देखती है कि उसके शरीर में कहीं भी घाव नहीं है। फिर वो अपने मन में सोच लेती है कि शायद उसकी कपाल तंत्रिकाएं घायल हो गई हैं, क्योंकि जब कपाल तंत्रिका घायल होती हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है और इंसान की आंखें खुली रह जाती हैं मरने के बाद भी। उसके बाद वो उसके सर की जांच करती है कि कहीं इसके सर में कहीं चोट तो नहीं है। तो वहाँ पाती है उसके सर में एक छोटा सा खून का निशान होता है। तो अपने यंत्र में से एक जो कैंची जैसा होता है उससे निकालती है और उसके सर में से खींच कर निकालती है एक बड़ी सी सुई, और उसे देख रही होती है उस सुई को। फिर याद करती है कि शायद मिस्टर पैनी अपने हाथ में लेके आए होंगे और इसे मार दिए होंगे। उसके बाद से वो सुई को जाँच वाच करने के बाद अभी जैसे ही रखने जाती है तभी वहाँ पे पैनियों आ जाते हैं। पैनियों के आते ही क्या करती है, सारा सामान समेट के जल्दी से अपने शरीर में छिपा लेती है, मतलब अपने पॉकेट वॉकेट में रख लेती है। पैनियों आते कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि माफ़ कीजिएगा, मैं आपके पीछे आई थी, दरअसल मैं पता लगाना चाहती हूँ सच्चाई का। तो वो कहते हैं मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इसकी मौत दुर्घटना है। यान कैवई को किसी ने जान से नहीं मारा, बल्कि उसने खुद ही आत्महत्या किया है। तो वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब सांगवान जी कहती है कि देखो, क्योंकि आप मेरे ऊपर शक कर रहे थे कि मैंने यान कैवई की जान ले ली है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप कुछ तो जानते हैं जिसका मैं पता लगाना चाहता हूँ। वो चाहती हूँ। तो वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है और उसकी मौत सिर्फ एक दुर्घटना थी और तुम चले जाओ और यहाँ वापस कभी मत आना। उससे पूछते हैं कि अच्छा बताओ क्या तुम्हें कुछ मिला उसके शरीर की जांच करके? तो वो कहती है नहीं, मैं अभी कहाँ से पाती, अभी तो मैं जांच करने जा ही रही थी, तब तक आप यहाँ पे आ गए। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, तो फिर जाओ यहाँ से और फिर वापस कभी मत देखना। इसके बाद से हमें कार्यालय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जी सांगवान को। जी सांगवान सोच रही होती है कि आखिर मतलब वो महाराज मतलब जो पैनी हुए हैं इतने संरक्षित तरीके से उसके शरीर को रखे हैं, तो आखिर वो चाहते क्या है? मतलब उसका आखिरी संस्कार भी नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आदमी आता है और बताता है कि राजकुमारी का पत्र आया है। तो मिस्टर जी कहते हैं ठीक है आइए, महाराज इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद से वो देख लेती है तो कहती है कि महाराज कितने ज़्यादा गंदे हैं ना, मतलब अभी पहली पत्नी का आखिरी संस्कार भी नहीं किया, आत्मदाह भी नहीं किया उसने उसका, और अब देखो क्या कर रहे हैं, एक लड़की से मतलब राजकुमारी से प्रेम का पत्र भेजा जा रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। मतलब इन्हें तो जरा सा भी शर्म नहीं है। फिर वो सुई लेती है, कहती है कि ये सुई ना एक्यूपेंचर में जो इस्तेमाल होती है उससे भी ज़्यादा पतली ये सोने की सुई है। तो आखिर ये सोने की सुई आई कहाँ से? ये सारी चीज़ सोचने के बाद वहाँ से निकल जाती है। वो सभी लोगों के साथ खाना खाने जाती है। उसकी नौकरानी पूछती है कि महारानी आखिर क्या हो गया, आप क्यों सब लोग के साथ जा रही हैं? वो कहती है बस ऐसे, अब से मैं रोज़ यहीं पे खाऊंगी। वहाँ पे जाके बैठ जाती है तो जो वहाँ पे कांस्टेबल होता है वो कहता है कि यार ये क्या खाना है, मतलब मीट तो अच्छा है ही नहीं। तो वहाँ पे दूसरा वाला आदमी जो खाना बना रहा होता है बावर्ची, वो बताता है कि देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल रैंड टेरस जब से यहाँ पे आए हैं और उन्होंने मिस्टर पैन पे जब से इल्ज़ाम लगाया ना, तब से जो फेरी वाला आता है खाना वाना देने, वो हमसे ज़्यादा पैसे चार्ज करता है। तो मेरे पास जितने पैसे थे मैंने उतने पैसों के लगा के मंगा दिए, आगे का तुम देख लो। तो यहाँ पे वो जो लेडी होती हैं यानी कि सांगवान जी, वो कहती है कि ठीक है तुम लोग चिंता मत करो, वैसे हम लोग भी मेहनत करते हैं, हम लोग को भी 3 टाइम का खाना अच्छा मिलना चाहिए, तो तुम लोग चिंता मत करो। एक काम करते हैं, मैं तुम लोगों के पैसे का भुगतान करूँगी और तुम लोग अच्छा से खाना खाओ। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और सांगवान जी को दारू वारू सब सर्व अप करने लगते हैं कि आप खाओ, आप बहुत अच्छी हो, आप कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो, आप यहाँ पे ना होती तो हमारा क्या होता। कांस्टेबल लियो से कहती है कि कांस्टेबल लियो, आप इतने सालों से यहाँ पे मतलब बहुत सारे मामले संभाले होंगे, तो क्या मैं आपसे कुछ सवाल करूँ? तो वो कहते हैं हाँ करो ना, पूछो। तो वो कहती है क्या आप मेरे सवाल का जवाब दे पाएंगे? वो कहता है हाँ जरूर पूछो ना। तो वो कहती है कि अच्छा एक बात बताइए, क्या आपके पास कभी ऐसे मामले आए जिसमें सोने का तलवार, सोने का चाकू या सोने की सुई का इस्तेमाल हुआ हो मारने कत्ल करने के लिए? वो कहता है कि सोने का इस्तेमाल, मतलब आप तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, आप तो ऐसा चाहती है ना कि मैं कुछ ऐसे मामले के बारे में बताऊं जो सोने के रिलेटेड हो। तो सुनिए, दरअसल एक व्यापारी था जिसकी पत्नी उससे बहुत ही ज़्यादा तंग आ गई थी और उसने सोने की सिल्लियाँ निकल ली थी, मतलब सोने की सिल्लियाँ निकल कर उसने आत्महत्या कर ली थी। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं, कुछ ऐसा बताइए जिसमें ना भैंस की पूंछ के बाल जो होते हैं ना उतने बराबर जो सुइयाँ हो वो इंसान के शरीर में धंस जाए और मौत हो जाए। तो यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मतलब जो भैंस की पूंछ होती है इतनी पतली होती है, उतना पतला अगर कोई सुई होगा तो वो इंसान के शरीर में जाने से पहले वो सुई मुड़ जाएगा। तो वो कहती है कि नहीं, कुछ तो ऐसा होगा। हम देखते हैं कि मिस्टर पैम दूर से ये सारी चीज़
चीज़ें इन लोग की सुन रहे होते हैं। वो कहती है नहीं, कहीं तो ऐसा होगा ना जो सोने की इतनी बारीक चीज़ें बनाता होगा जो इंसान के शरीर में जाए, इंसान को जान से मार दे। तो वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो हमने कोई मामला आज तक नहीं सुलझाया। तो वो कहती है कि ठीक है, तो एक काम कीजिए, किसी ऐसे सुनार के बारे में बताइए जो यहाँ पे रहता हो और वो बहुत ही ज़्यादा कुशल हो, जो ऐसी सुइयाँ बनाता हो, क्योंकि मैं अगर उससे मिलूंगी ना तो मैं उससे ज़रूर पूछूंगी। तो वो कहते हैं लोग कि लेकिन आप ऐसे बारे में जानने के लिए उत्सुक क्यों हैं? तो वो कहती है दरअसल बात ये है ना कि मैं इस बारे में जानने के लिए इसलिए उत्सुक हूँ कि अगर ऐसे प्रकार का कोई सुनार मतलब मिल जाता है तो मैं उससे पता करूंगी कि क्या वो ऐसी सुइयाँ बनाता है या बनता है या सच्चाई है या नहीं, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें ना एक कहानी में पढ़ा है जो कि सोने की सुइयों से किसी की मृत्यु हो जाती है। वो लोग बताते हैं हाँ, ह्यांग सिटी में ना एक ऐसा सुनार है, उसका नाम है हुआ सेन। वो लोग बताते हैं कि ये सुनार ना बहुत ही ज़्यादा कुशल है। दूसरे सीन में हम मिस्टर पैन को देखते हैं जहाँ पे उनका नौकर जो जी होता है ना, वो उनसे बोल रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आता कि सांगवान जी का क्या है, मतलब वो ये सब रिसर्च कर आगे की सीन में सांगवान जी अपना सामान तैयार करती है, फिर कहती है सादे पोशाक में जाना सही नहीं रहेगा, तो अपना भड़कीला पोशाक पहन कर निकल जाती है। मिस्टर पैन उससे रास्ते में मिलते हैं, कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है दरअसल मैं कुछ लड़कियों के सामान खरीदने जा रही थी, वो मैं आपको बता नहीं सकती, और वहाँ से चली जाती है। आगे की सीन में हम जियांग को होश आता है, वो उठ के बैठता है और फिर अपने हाथों की पट्टी देखता है, किसी ने पट्टी की है। पर जब वो पट्टी की गांठ देखता है तो उसे याद आता है ये पट्टी की गांठ तो वही कर सकती है, और फिर वहाँ से भागने लगता है। वहाँ पे रेस्टोरेंट के मालिक से पूछता है कि बताओ मुझे यहाँ पे कौन लेकर आया था? वो कहता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि जो महिला थी उसने अपना चेहरा ढक रखा था, उसने सफ़ेद कलर का गाउन पहना था और वो तुम्हें यहाँ पे छोड़ने के बाद पश्चिम की तरफ चली गई पैसे वैसे देकर। तो वो वहाँ से निकलता है, पश्चिम की तरफ भागता है। दूसरे इस सीन में हम देखते हैं कि राजकुमारी जी सांगवान जो होता है हुआ शेंग सुनार के यहाँ जाती है, और वहाँ पे पहुँचने पर वो सुनार का जो मालिक होता है वो आता है, वो कहता है कि माँ बताइए राजकुमारी आप क्या चाहती हैं, आप जो चाहती है आप बताइए, आपके लिए एक से एक उत्तम जेवरात यहाँ पे मिल जाएंगे। तो वो कहती है कि मैं कुछ जेवरात देख लेती हूँ, लेकिन मुझे हुआ सेन से मिलना है, मतलब यहाँ पे एक ऐसे कारीगर को बुलाओ जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्षम हो। वो कहता है जैसे अब किया गया, वहाँ से चला जाता है और ये जाकर कुछ जेवरात देख रही होती है, तभी यहाँ पे मिस्टर पैन आ जाते हैं। मिस्टर पैन कहते हैं कि अच्छा यही वो जरूरी चीज़ थी जो तुम खरीदने आई थी, है ना? तो वो कहती है कि हाँ यही मैं बस यहाँ पे देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया इसलिए मैं जा रही हूँ। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे कह सकती हो, तुमने तो अभी देखा भी नहीं हो, तुम कह रही हो पसंद नहीं आया। तभी वो कारीगर आता है, मतलब जो मालिक रहता है मकान का, दुकान का, वो बहुत सारे हेयर पिन लेकर आता है, कहता है कि राजकुमारी आप देख लीजिए, पसंद कर लीजिए। तो वो कहते हैं मतलब मिस्टर पैन कि आइए देखिए। तो वो जाती है सांगवान जी और सारे हेयर पिन को देखती है, उसको कुछ भी पसंद नहीं आता सोने का चीज़, सिर्फ एक बाजूबंद पसंद आता है। वो बाजूबंद उठा के अपने बाजू में लगा लेती है, कहती है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो वो कहते हैं ऐसा क्यों कह रही है, ये देखो ना हेयर पिन बहुत अच्छा है। तो हेयर पिन उठाते हैं, उसके बालों में लगाने जाते हैं, तो उसे याद आता है कि कैसे उस छोटे से सुई से इसने शायद अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया, तो शायद ये मुझे मार देगा। ये थोड़ा डर रही होती है, बहुत ज़्यादा नर्वस होती है, लेकिन वो हेयर पिन उठाते उसके बालों में लगा देते, कहते क्या हुआ, तुम डर क्यों रही हो? और फिर उसे दिखाते देखो कैसा लग रहा है। तो वो कहती है हाँ आपकी चॉइस तो अच्छी है, ये हेयर पिन अच्छा है। मिस्टर पैन कहते हैं लेकिन तुम्हें पता है क्या, इस हेयर पिन में जो फ्लावर है ना, इस फ्लावर को हार्ट ब्रेकिंग फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। देखा जाए तो एक तरीके से ये फ्लावर बहुत ही ज़्यादा अशुभ है, खासकर जब ये बहुत ही ज़्यादा पतला हो तो सिर पर लगाना शुभ माना होगा, क्योंकि अगर ये किसी ने आपके सिर पे इससे मार दिया तो फिर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, है ना? इतना सुनना था कि सांगवान जी की तो होश ही उड़ जाते हैं। यहाँ पे दुकान का मालिक कहता है कि आप मजाक कर रहे हैं ना मिस्टर पैन, आपको पता नहीं है क्या कि जो लड़कियां होती हैं उन्हें बचपन से ही ये हेयर पिन वगैरह लगाने की आदत होती है, तो वो इतना ज़्यादा लापरवाही तो नहीं बरतेंगे। आगे मिस्टर पैन यू अमित जी सांगवान दोनों लोग बिना कुछ सामान लिए जा रहे होते हैं। मिस्टर पैन यू कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे सामान लेने ही आई थी तो आपने कुछ लिया क्यों नहीं? वो कहती है कि देखो मैं वो चीज़ इसलिए नहीं ली हूँ ना, क्योंकि अगर मैं वो हेयर पिन ले लेती तो मैं अदालत में उसे पहन नहीं पाती, पहली बात, और दूसरी बात वो बहुत ही ज़्यादा महंगा था। तो ये तो अच्छा ना कि मैं पैसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ, पैसे बचाना चाहिए, ये अच्छी बात है। तो वो कहते हैं कि अच्छा आप पैसे बचाने के लिए ऐसा कर रही थी कि, या कि फिर असलियत तो ये है कि आपने यान कैवी के शरीर की जाँच की और उसके माथे से वो सोने की सुई निकाली, और उसके बाद आप उतनी पतली सोने की सुई के बारे में आपने कांस्टेबल लियू से भी पूछताछ की। उसके बाद से आप यहाँ के सबसे बड़े मतलब सबसे अच्छे सोनार के पास आई ताकि आप उस सुई के बारे में पता लगा सके। अब आपको मेरे से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए और आप सच सच बता दो। तो वो कहती है कि अरे यार इसे कैसे पता चल गया? उसके बाद से कहती है कि आपकी नज़र बहुत ही ज़्यादा पानी, और निकाल के सुई दे देती है, कहती है ये लीजिए सुई जो मुझे उसके शरीर में मिली थी। तो वो कहते हैं कि लेकिन आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया, क्या आप मुझसे छुपाना चाहती थी? वो कहती है कि तो वो कहता है कि अच्छा तो आपको ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने कत्ल किया है, मतलब मेरे ऊपर आप नज़र रख रही हैं, है ना? तो वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं चाहती थी कि मैं सच्चाई का पता लगाऊं, और बहुत सारे लोग हैं जो आपके ऊपर शक करते हैं, मैं सबके नज़रों से पट्टी हटा दूंगी। तो वो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है क्या? तो उसके बाद से कहते हैं कि तो फिर अब आगे आप क्या करने वाली हैं, क्योंकि जिस सुनार की दुकान पे आप गई थी वहाँ तो मिला नहीं, वो तो सबसे अच्छा सुनार का दुकान है। तो वो कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं, वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल वो बहुत बड़ा सुनार का दुकान तो हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छी सुनार की बात है ये तो कोई बात नहीं है।
है ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सुनार की दुकान है, तो बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, लेकिन वो हाँ बड़े नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है कि मतलब बहुत पारखी होंगे। तो वो कहते हैं अच्छा तो आप क्या करेंगे, अब सभी सुनार की दुकानों पे जाकर बराबर ही से मतलब एक एक करके जांच करेंगी। तो वो कहती है कि हाँ करना तो चाहिए। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि बाहर आवाज आती है जहाँ पे कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पे किताबें खरीद रहे हैं, जिसको भी अपनी किताबें बेचना है कृपया सभी लोग यहाँ पे लेकर आ जाए। और ये सब सुनकर मिस सांगवान जी को एक आइडिया आता है। वो कहते हैं चलिए अब हम चलते हैं। मिस्टर पैन को वो अंदर ले जाती है एक रेस्टोरेंट में, और ले जाकर वो कहते हैं कि आप यहाँ पे क्यों लेकर आई हैं। तो सांगवान जी कहती है आप यहाँ पे बैठिए, अभी 2 घंटों में सारे सुनार वाले यहीं पे आएंगे और अब उन सबकी जांच में हम यहीं बैठे बैठे करेंगे। जियान को देखते हैं जो कि उसी बार में जाता है जहाँ पे एक दिन पहले वो पीकर टन हुआ था। वहाँ पे दोनों आदमी कहते हैं कि क्या वो कल वाला छोटा बच्चा नहीं है जो यहाँ पे पी के टन था पूरी तरह। वो अपनी तलवार निकालता है और उन्हें दिखाता है, जिसके बाद से वो दोनों डर जाते हैं। उसके बाद से कहता है कि बस एक सवाल पूछूंगा, जवाब दो। कल रात जब मैं यहाँ पे पीकर टन हुआ था तो कौन स्त्री थी, कौन महिला थी जो मुझे यहाँ से लेकर चली गई थी। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। उसके वो 2 लोग आए थे, एक युवक था और एक स्त्री थी, और जो ये स्त्री थी वो बहुत ही ज्यादा साज सज्जा वाली लगी थी, मतलब बहुत अच्छे कपड़े पहने थे उसने। और जो उसने चांदी चुकाया था, मतलब जो चांदी उन्होंने हमें दिया था, उस चांदी के हिसाब से उनके चांदी का वजन 1 टन था। और वो जो थे वो राजधानी से शायद आई हैं। तो अगर आप राजधानी से आई हुई महिलाओं की जांच करते हो तो आपको वो महिला आसानी से मिल जाएगी। और उसके बाद से जियांग जो होता है वो शांति से वहां से चला जाता है। जियांग जांच करते करते कार्यालय तक पहुंचता है। कार्यालय में पूछताछ करने पर एक आदमी आकर उन्हें बताता है कि महाराज मैंने पता किया है, दरअसल यहाँ पे एक सांगवान जी नामक महिला रहती है जो कि राजधानी से आई है। तो वो कहते हैं लेकिन हाँ वो अभी तक यहाँ पे है नहीं है, हालांकि वो कहीं कहीं हुई है। तो वो कहते हैं ठीक है मैं इंतजार करूंगा। आगे की सीन में हम पैनियों को देखते हैं जो कि अपने चाय वाय पी रहे होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं सांगवान जी का। तभी वहाँ पे सांगवान जी आती है, कहती है कि आपका इंतजार खत्म हुआ, और वो बैठती है, कहती है अब देखिए अब सारे सुनार एक एक करके आएंगे। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे सुनारों की भीड़ लग जाती है, सभी लोग धक्का मुक्की कर रहे होते हैं कि पहले मैं पहले मैं पहले मैं। तो वो कहते हैं कि ये आपने कैसे किया। तो कहती है बस आप फल खाइए ना, और मैंने इन लोगों को एक बड़ा इनाम देने की घोषणा किया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो वो कहते हैं अच्छा। तभी वहाँ पे कुछ मतलब सुनार जो आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि लाइन में लग जाओ, लाइन में लग जाओ सभी लोग। तो एक सुनार कहता है कि आप देखिए ना इस एसेसरीज में से मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें से राजकुमारी को जरूर पसंद आएगा। तब वो कहते हैं राजकुमारी। तभी वहाँ पे एक पर्ची गिरती है, वो पर्ची उठाते हैं, उस पर्ची पे लिखा होता है कि जो मिस्टर पैन है वो अपनी पत्नी यानी राजकुमारी के लिए एक अच्छी सी कोई भेंट देना चाहते हैं। तो को बाल हेयर पिन लेकर आए, और जिस सुनार का हेयर पिन सबसे अच्छा होगा, मतलब वो राजकुमारी को मतलब पसंद आएगा, वो मिस्टर पैन ले लेंगे। और साथ ही उस आदमी को मतलब सेलेक्ट हुए हेयर पिन वाले आदमी को शादी में निमंत्रण दिया जाएगा। तो वो सांगवान जी को देखते हैं और कहते हैं कि आप अपने कार्य को ना किसी भी तरीके से करने के लिए आतुर हो जाती हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा धन्यवाद, आपका धन्यवाद बहुत बहुत किया, आपने मेरा प्रशंसा किया। मिस्टर पानी होते हैं वो सांगवान जी को बुरे के देखते हैं, मतलब गुस्से से देखते हैं। इसके बाद से जितने भी सुनार होते हैं सब एक एक करके अपना अपना कारीगरी दिखाने लगते हैं। मिस्टर पानी अगला 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 करते रहते हैं। तभी उन्हें एक शिल्पकार मिलता है जिसकी कला उन्हें बहुत पसंद आती है। वो कहते हैं कि इसे किसने बनाया है। तो वो बताता है कि ये है यहाँ के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार जिनका नाम लियू लांग है, वो उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे वो पूछते हैं मिस्टर पानियो कि अच्छा जिन लियू लांग आप कहाँ हैं। तो वो बताते हैं कि वो बहुत अच्छा शिल्पकार था, दरअसल पिछले महीने उसकी मौत हो गई। तो मिस्टर पानियो हताश रह जाते हैं, क्या उसकी मौत हो गई। तो वो कहते हैं हाँ। आगे हम देखते हैं कि सांगवान जी और पानियो दोनों लोग जिंग लियू लांग के घर पे पहुंचते हैं। जहाँ पे वो लोग दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से एक बूढ़ी महिला आती है जो कि अंधी होती है। ये लोग पूछते हैं क्या ये जिंग लियू लांग का घर है। तो वो कहते हैं कि हाँ उन्हीं का घर है, आप लोग कौन है। तो यहाँ पे सांगवान जी बताती है कि ये मिस्टर पानियो हैं और ये यहाँ के नए मजिस्ट्रेट हैं। दरअसल आपके बेटे के मौत में कुछ संदेह है, इसकी वजह से ये पूछताछ करना चाहते हैं। चिंता मत कीजिए, हम लोग बुरे लोग नहीं हैं। तो बूढ़ी महिला कहती है ठीक है अंदर आ जाइए। यहाँ पे बूढ़ी महिला इन लोग को अंदर लेकर जाती है और पानियो चारों तरफ देख रहे होते हैं, मतलब सभी चीजों को बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं। बूढ़ी महिला वहाँ पे बैठ जाती है, कमरे में अंधेरा होता है। तो जी सांगवान पूछती है कि दादी माँ यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा क्यों है, मतलब कुछ लाइट वाइट नहीं जल रही है। तो वो कहती है दरअसल मैं अंधी हूँ, और जब मेरा बेटा था लियोलांग तो वो क्या करता था, मेरे लिए उसने ये लैम्प बनाई थी, और ये लैम्प जब मैं रस्सी खींचती थी तो जल जाती थी, लेकिन उसके मरने के बाद ये लैम्प भी शायद खराब हो गया और रस्सी खींचने पर भी ये लैम्प नहीं जलता है। तो वो कहती है रुको दादी माँ मैं देखती हूँ। और वो जाकर देखती है तो कहती है कि दादी माँ ये लैम्प नहीं जल सकता क्योंकि इसमें तेल नहीं है, और उसमें तेल डालती है और लैम्प को जला देती है। लियोलांग की मौत कब हुई और कैसे हुई ये पूछने पर बूढ़ी महिला बताती है कि दरअसल 1 महीना पहले 7 अप्रैल को। तो यहाँ पे राजकुमारी सांगवान जी याद करती है कि 7 अप्रैल यानी शादी के 1 दिन पहले। वो बताती है कि उस दिन मेरे बेटे को एक बहुत बड़ा काम मिला था और वो पूरे दिन बैठकर एक्सेसरीज बना रहा था किसी के लिए, और उसको उस काम के लिए बहुत सारे पैसे भी मिले थे। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसने कहा था कि माँ इस बार हमें जो पैसे मिले हैं उससे हमारा 1 महीने का काम चल जाएगा, और खुशी की वजह से वो कह रहा था कि माँ आज मैं शराब पीना जाना चाहता हूँ, और वो मुझे बोलकर इतना चला गया था। लेकिन जब आधी रात तक वो वापस नहीं आया तो मैं परेशान
जान हो गई। दूसरे दिन मछुआरों को उसकी लाश मिली नदी में और लोगों ने बताया कि वो नदी में डूबकर मर गया। सांगवान जी पूछती है कि दादी माँ क्या आपने जांच नहीं करवाई थी, तो वो कहती है कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन मजिस्ट्रेट ने बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा नशे में धुत था, जिसके कारण पैर फिसलने के कारण नदी में गिर गया और वो मर गया। और मैं बूढ़ी महिला, अंधी, और मैं कर भी क्या सकती थी इस बात को एक्सेप्ट करने के अलावा। तो वो कहती है लेकिन दादी माँ हमें लगता है कि शायद कुछ तो गलत है, तो आप बताइए लिउ लांग की लाश को आपने कहाँ दफनाया था, हम लोग इसकी जाँच करना चाहते हैं। पहले तो बूढ़ी महिला हिचकिचाती है, फिर वो कहती है सांगवान जी की दादी माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि शायद उसकी मौत के पीछे किसी का हाथ है, तो प्लीज़ आप हमें उस जगह पे ले चलिए, हम इसकी जांच करेंगे। तो बूढ़ी महिला कहती है हाँ ठीक है। आगे लिउ लांग की माँ जो होती हैं वो लिउ लांग के कब्र पे बैठ कर रो रही होती हैं। तो यहाँ पे जो सांगवान जी होती है वो कहती है कि मिस्टर पैनी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद लिउ लांग की माँ आपको पसंद नहीं करती, तो आपको कार्यालय में चले जाना चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर ये मुझे पसंद नहीं करती तो मुझे ऐसा लगता है कार्यालय में जाकर मुझे दूसरा काम देखना चाहिए, और वो चले जाते हैं। उसके बाद से हम देखते हैं कि लिउ लांग की दादी माँ, मतलब माँ जो होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। तो सांगवान जी कहती है कि दादी माँ आप क्यों रो रही हो, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपका बेटा आपको छोड़ गया है, लेकिन ये सच नहीं है। देखो आपका बेटा ये कब्र पे जितने भी फूल है ना वही है, वो पेड़ पौधे बन के इस संसार में विलीन हो गया है, वो हमेशा से आपके साथ रहेगा, आपको प्यार करता रहेगा। यहाँ पे माँ को थोड़ा सा राहत मिलती है और वो उठती है, कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मिस्टर पैनी पे तुम पूरी तरीके से भरोसा नहीं करती हो, जिस तरीके से जो तुम बात कर रही थी मुझे ऐसा ही लगा। और तुम्हें एक बात बताओ, तो वो कहती है कि हाँ बताइए। वो कहती है कि वो आदमी ना जिसने मेरे बेटे से एक्सेसरीज बनवाई थी वो दरअसल मेरे घर पे आया था। देखो मैं देख तो नहीं सकती, लेकिन मेरी सुनने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा तेज है। उसने उस वक्त ये कहा था कि क्या ये लिउ लांग का घर है, और आज मिस्टर पैनी ने वही शब्द कहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पैनी ही वो हत्यारा है जिसने मेरे बेटे की हत्या की थी। वो कहती है लेकिन दादी माँ आप गलत भी तो हो सकती हो। तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी आंखें नहीं है, इसलिए मैं मेरी सुनने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो वो कहती है अच्छा। फिर बूढ़ी माँ बताती है कि तुम्हें पता है मेरा बेटा कभी भी इतनी ज़्यादा शराब नहीं पीता था कि वो पीकर धुत हो जाए, और उस दिन उन लोगों ने बताया कि वो पीकर धुत हो गया था, जिसकी वजह से पैर फिसलने के कारण नदी में गिरकर उसकी मौत हो गई। लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन पुराने मजिस्ट्रेट जो थे उन्होंने कहा था कि मैं कोई सबूत लेकर आऊँ, लेकिन मेरे पास कोई भी सबूत नहीं थे, और मैं बूढ़ी अंधी महिला में कर भी कह सकती थी। सांगवान जी सोचती है कि अगर ये बात सच भी है तो मुझे जल्दी से लिउ लांग के शरीर को ढूंढना होगा और उसके शरीर की जांच करके यहाँ से जाना होगा। उसके बाद से हम सांगवान जी को देखते हैं कि जो कि जल्दी जल्दी गड्ढा खोद रही होती है, मतलब वो कब्र पे से मिट्टी हटा रही होती है। तो यहाँ पे मिस्टर पैन आ जाते हैं। वो कहती है अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए कार्यालय से। तो वो कहता है कि मैंने अपने काम को करने के लिए यहाँ पे जो गाड़ी वाला था उससे भेज दिया कि वो जाकर जल्दी लिस्ट बना दे, और तुम बाहर क्यों नहीं आ जाती, क्योंकि काउंटी में से कुछ लोग आ ही रहे होंगे इस गड्ढा को खोदने के लिए। तो वो कहती है अच्छा, वो बाहर आ जाती है। इस सीन में हम देखते हैं कि राजकुमारी सांगवान जी डर रही होती है। तो मिस्टर पैनी कहते हैं कि तुम क्यों डर रही हो। वो कहती है कुछ नहीं, बस मैं पहली बार कब्र खोद रही थी ना, इसलिए मुझे थोड़ी सी डर लग रही है, तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं कि सांगवान जी तुम हमेशा से मुझसे झूठ बोलती आई हो, तुमने मुझसे झूठ कहा हर बार, और तुम ऐसा क्यों कर रही हो बताओ। तो वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहते हैं कि हाँ तुम्हें मुझसे डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है ये बताओ। तो वो कहती है कि हाँ मैं तुमसे डरती हूँ, और फिर अपने आप को खुल के बोलती है कि हाँ मैं डरती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुमने अपनी पत्नी का खून किया है और तुमने ही लिउ लांग को भी मार डाला है। उसके बाद से लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि तुम्हें पता है मैंने एक चिट्ठी लिखी है अपने भाई के नाम पे। अगर मेरी मौत हो जाती है, मैं वापस नहीं पहुंचती हूँ, तो उस चिट्ठी को लेकर वो बहुत दूर दूर तक जाएगा और तुम्हें सबक सिखाएगा, और लिउ लांग तुम्हें नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मतलब वो उसको धमका रही होती है। यहाँ पर वो कहता है कि अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने अपनी पत्नी को मारा है। तो वो कहती है हाँ। तो वो कहता है कि क्यों लगता है। तो वो कहती है क्योंकि अगर तुमने अपनी पत्नी को नहीं मारा तो क्यों इतने दिनों तक तुम उसकी लाश को छुपा कर रखे थे, तुम क्यों नहीं जांच कराते हो, और मिस्टर रेंटेरेस ने तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया उसके बाद भी तुम चिंतित क्यों नहीं हुए। तो वो बताने स्टार्ट करता है। वो कहता है कि मैंने बहुत बार ऐसे लोगों को बुलाया जो कि यहाँ आकर शव की जांच करे, लेकिन उन्होंने शव की जांच में कुछ भी नहीं पाया। यहाँ तक कि मैंने इस बार भी एक पोस्टमार्टम करने वाले को बुलाया जो कि अव्वल दर्जे का बहुत ही अच्छा वाला था। जब वो आया तो उसे भी जहर दे दिया गया। तुम्हें क्या लगता है मैं पता नहीं लगाना चाहती हूँ कि मेरी पत्नी को किसने मारा। मुझे शुरू से ही संदेह है कि उसने आत्महत्या नहीं की है, लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ। मतलब उसे बहुत ज़्यादा समझाता है। उसके बाद से सांगवान जी को थोड़ा सा उनके यकीन होता है या नहीं होता है नहीं पता चलता, लेकिन हाँ वो उसे बहुत ज़्यादा समझाता है। उसके बाद से कहता है कि फिर भी अगर तुम्हें मुझ पर शक करना है तो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उसके बाद से हम देखते हैं कि यहाँ पे कार्यालय के सभी लोग पहुंच जाते हैं। मिस्टर पैनियो कहते हैं कि जल्दी से खोदो, लाश को बाहर निकालो। आगे की सीन में हम देखते हैं कि उसके शव को यानी लिउ लांग के शव को बाहर निकाला जाता है,
जिसके बाद से उसके शव की जांच करने के बाद वो आदमी बताता है कि मिस्टर पैन, इसके गले में कोई भी रेत नहीं है, मतलब इसको मरने के बाद इसे पानी में फेंक दिया गया है और यहाँ तक कि इसका शरीर पूरी तरीके से सड़ चुका है। तो यहाँ पे राजकुमारी सांगवान जो होती है वो कहती है कि उसका पेट क्यों फूला हुआ है। तो वो आदमी बताता है कि उसका पेट इसलिए फूला हुआ है क्योंकि उसने पेट में बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है इसीलिए। तो वो कहती है लेकिन मैंने तो सुना है कि अगर कोई पानी में मरने के बाद पानी में फेंका जाता है तो उसके पेट के अंदर कोई भी पानी वो नहीं निकल सकता। तो वो कहती है कि पेट फूला हुआ है। तो मिस्टर पैनी कहते हैं कि ठीक है, पेट को चीरा लगा कर देखो। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है, और जब वो पेट को चीरता है तो उसमें से बहुत सारे चांदी के सिक्के मिलते हैं, मतलब बहुत सारी चांदी मिलती है और वो चांदी लेकर आता है। कहता है कि मिस्टर पैनी उसके शरीर में, मतलब उसके पेट के अंदर इतने सारे चांदी पाए गए। मिस्टर पैनी उस चांदी की जांच करते हैं, उसमें एक बिल्ला होता है। वो बिल्ला उठाते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे राजकुमारी सांगवान जी सामने आती है देखने के लिए। तो वो कहते हैं क्या हुआ, अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। फिर वो साइड हो जाती है। वो बिल्ला देखते हैं तो वहाँ पे मिस्टर लिऊ जो होते हैं कांस्टेबल, वो बताते हैं कि ये तो हाफ मतलब लाइफ एंड डेथ के मतलब उनके हाल की ये निशानी है बिल्ला। तो यहाँ पे ये लोग मतलब मिस्टर सांगवान जी जो होती हैं और जो मिस्टर पैनी होते हैं वो लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि उसे पता था, लैंग लिऊ को पता था कि अब मैं मरने वाला हूँ, इसीलिए उसने मरने से पहले ही इस बिल्ले को जानबूझकर निगल लिया था ताकि हमें लैंग लिऊ के मरने के बाद कोई ना कोई सबूत मिल सके। आगे हम सांगवान जी को देखते हैं जो मिस्टर पैनी के साथ गाड़ी में होती है और वो कह रही होती है कि लाइफ एंड डेथ हाउस में हमें जाना होगा क्योंकि अगर हत्यारे को पता चलेगा कि उसने पीठ पीछे कोई सबूत छोड़ दिया है तो वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। तो मिस्टर पैन कहते हैं कि ये मुझे जाना होगा, हमें नहीं, तुम्हें जितना करना है ना बस उतना ही करो, मैं वहाँ जाने वाला हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा जैसे अब किया गया। सांगवान जी कहती है कि हो सकता है कि जो हत्यारा लैंग लिऊ की मौत का कारण है, हो सकता है वो लाइफ एंड डेथ हाउस का मेंबर हो, कोई मतलब निजी मेंबर हो। उसके बाद से वो कहती है क्या सचमुच में मैंने मिस्टर पैनियो को गलत समझा था। आगे हम जियांग को देखते हैं जो कि कार्यालय के बाहर उसी रेस्टोरेंट वाले आदमी के साथ बैठा होता है। और उसके बाद से हमें देखते हैं मिस्टर पैनियो और राजकुमारी सांगवान जी आती है। तो वो उस रेस्टोरेंट वाले आदमी से पूछता है कि बताओ ध्यान से देखना, क्या वह वही महिला है। तो वो आदमी बताता है कि हाँ ये वही महिला है। तो फिर वो मन में सोचता है कि आखिर राजधानी में रहने वाली एक कुलीन महिला जो कि बड़े कुल की है तो वो मेरी मदद क्यों करेगी, और उसे ज्ञान कैवई की तरह गांठ बांधना कैसे आ गया। आगे हम राजकुमारी सांगवान जी को देखते हैं जो कि अपने हथियारों को समेट रही होती है। तभी यहाँ पर उनकी नौकरानी आती है और पूछती है कि महारानी ये वही हथियार है ना जिससे मृतक लोगों के शरीर की जांच वाच की जाती है। तो वो कहती है कि हाँ। तो वो कहते हैं लेकिन आपके पास ये सब क्या कर रही है, ये सब कितनी घिनौनी बातें है ना। तो वो बताती है कि तुम्हें पता है ना कि मिस्टर पैनियो जो है जिस औरत से शादी किए थे, मतलब जिस उनकी पत्नी जो थी वो भी तो पहले यही सब काम किया करती थी ना, तो हो सकता है उन्हें ये सब काम पसंद हो, इसलिए मैं ये सब काम थोड़ा सा सीखना चाहती हूँ। तो वो कहती है अच्छा अब ऐसे एक बात बताइए महारानी कि आप सचमुच में मिस्टर पैनियो से प्यार करती हैं। तो वो कहती है हाँ बेशक। राजकुमारी सांगवान जी पूछती है कि वैसे लिंग एक बात बताओ मुझे। तो वो कहती है कि हाँ महारानी पूछिए। तो वो कहती है मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने जिंग को देखा है। तो वो कहती है कि हाँ वैसे जिंग हम दोनों एक साथ में ही रहते हैं, आसपास ही रहते हैं, तो उसे ना मिलना तो बहुत दुख की बात है ना, मतलब मिलना तो रोज होता रहता है। तो वो कहती है अच्छा बताओ आजकल वो क्या कर रहा है और वो किस इंसान से मिल रहा है, तुम्हें पता है। तो वो कहती है मुझे इसके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ अजीब हुआ, मतलब मैं कल उससे टकराई थी तो मैंने देखा वो बहुत सारी दवाई लेकर जा रहा था। और फिर वो याद करती है मतलब सांगवान जी कि पैनियो ने बताया था कि आजकल जी उन्हीं के सेवा में लगा हुआ है जो कि राजकुमारी यांग कैवई के, मतलब यांग कैवई के शव की जांच करने के लिए आने वाले थे और उनको जहर दे दिया गया था, तो वो उनको ठीक करने में लगा हुआ है। फिर वो कहती है कि अच्छा इसका मतलब यह है कि शायद मिस्टर पैनियो सही कह रहे थे। लेकिन फिर लिउलांग की माँ ने ऐसा क्यों कहा कि उन्होंने जो आवाज़ सुनी वो मिस्टर पैनियो की ही थी। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस्टर पैनियो को जो कि यान कैवई के शव के पास होते हैं और कहते हैं यान कैवई मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। तुम मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हो ना, जल्दी से मेरा चैनल डूब जाएगा। क्या तुम लोग चाहते हो कि मेरा चैनल डूब जाए और मेरी कहानियाँ दोबारा ना मिले देखने को? नहीं चाहते हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दो, प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।